नमस्कार दोस्तों, बीएससी की क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करेंगे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। और उसका ये भाग 13 है, जिसमें हम लोग सामान्य विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिनकी संख्या रहेगी कुल 25। और इसमें आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। दोस्तों, अगर ये सीरीज़ को आप कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं अपने एग्ज़ाम तक, तो प्लीज़ हमारा सहयोग दीजिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी दोस्त हैं जो आपके आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए। ये डेली वीडियो आएंगी आपके लिए, जो प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ। इनके प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ आपको दिन में 2 बार मिलेगी, सुबह में और शाम में। आपको दोनों ही सॉल्व करना है और इसका फ़ायदा आपको निश्चित तौर पर मिलेगा अपने एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो का पहला क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है जो हमसे कह रहा है, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मतलब जो लौह पदार्थ है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन देखिए फटाफट सभी लोग। अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी करौंदा, तो बिल्कुल सही होगा। करौंदा में जो है विटामिन सी और लौह जो तत्व है, लौह तत्व, वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी और लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है। देखिए हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा बेसिसिटी भी नहीं होनी चाहिए उसमें। तो अम्लीयता और क्षारीयता के बीच जो संतुलन है वो बना रहना चाहिए। तो वो किस तत्व के कारण बना रहता है, वो कौन से मिनरल्स के कारण बना रहता है। तो ऑप्शन देखिए, सारे मिनरल्स के नाम हैं। अगर आप चुनते हैं ऑप्शन ए फास्फोरस, तो बिल्कुल सही है। फास्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो अम्लीयता और क्षारीयता के बीच हमारी बॉडी में संतुलन बनाए रखता है, और ये मिलता है दूध, दही, घी, अंडे आदि से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पपीता में प्रमुख मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो पपीता आप सभी लोगों ने खाया होगा दोस्तों। पपीता बहुत गुणकारी है और इस पे विटामिन ए, बी, सी सभी पाया जाता है, लेकिन जो मुख्यतः पाया जाता है, मुख्य रूप से पाया जाता है, वो पाया जाता है विटामिन सी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पपीता में मुख्य रूप से विटामिन पाया जाता है विटामिन सी, ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन और भी विटामिन जो है, विटामिन ए, बी, वो भी पाए जाते हैं, पर उनकी मात्रा कम रहती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है। अनुवांशिक रोग वे रोग होते हैं जो माता पिता द्वारा अपनी संतानों में स्थानांतरित होते रहते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होते हैं। तो कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है। रतौंधी एक जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, ये अनुवांशिक रोग नहीं है। बाकी जो आप देखते हैं रंजकहीनता, इसका मतलब ये होता है कि बॉडी का कलर उड़ जाता है, ठीक है, कोई भी कलर नहीं रहता, सफ़ेद सफ़ेद बॉडी हो जाती है, सफ़ेद चकत्ते पड़ जाते हैं, उसे कहते हैं रंजकहीनता। हीमोफीलिया यानी रक्त का थक्का ना जमना, और वर्ण अंधता यानी जो है व्यक्ति लाल और हरे में विभेद नहीं कर पाता। तो ये जो ऑप्शन बी, सी, डी है, ये सब अनुवांशिक रोग हैं। केवल एकमात्र अनुवांशिक रोग नहीं है, वो है रतौंधी। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है और आंखों का रोग है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने के लिए उद्दीपन ग्रहण करता है। देखिए फूल बनाने के लिए उद्दीपन का ग्रहण करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन झारखंड पीसीएस में आया हुआ है। तो कौन सा ऐसा भाग है जो उद्दीपन को ग्रहण करता है फूल बनाने के लिए। ऑप्शन देखिए सभी लोग। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, पर्ण। पर्ण का मतलब होता है पत्ता। पत्ता कहें या पत्ती कहें, पौधे का पत्ता या पत्ती जो भाग है वो उद्दीपन ग्रहण करती है और उसी के कारण जो है फूल बनने की प्रोसेस आगे चलती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सेनोमीटर एक जो है साइंटिफिक वो है इंस्ट्रूमेंट, और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी वृद्धि दर नापने के लिए। वृद्धि दर नापने के लिए किसकी वृद्धि दर, पौधों की वृद्धि दर नापने के लिए ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है पौधों की वृद्धि दर नापने के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं। 100, 0, 200, 300, ठीक है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है। तो दोस्तों आपको बता दें, शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं होती। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं होती, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर मजा आ रहा है आपको इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने में, तो लाइक बटन दबाना ना भूलिए। फटाफट लाइक करिए अगर आपको मजा आता है। जिस क्वेश्चन पे आपको मजा आ जाए, जहां पर भी क्वेश्चन बढ़िया लगे, तुरंत वहीं पर लाइक कर देना।
पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल की है, पांडा उस कुल का है जिस कुल की है। ऑप्शन देखिए, भालू, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा वैसा नहीं है, आईएएस प्री सन 2009 का आया हुआ क्वेश्चन है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करा रहा हूँ, सारे रिपीटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का है भालू। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पांडा और भालू एक ही कुल के हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है और आईएएस प्री का क्वेश्चन है सन 2009 का। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है? मतलब मस्तिष्क बड़ा है शरीर छोटा है, मस्तिष्क बड़ा है शरीर छोटा है, ठीक है, उसके अनुपात में बड़ा होता है। तो ये देखना है आपको। ऑप्शन है चींटी, हाथी, डॉल्फिन, मानव। चींटी, हाथी, डॉल्फिन, मानव। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चींटी एक ऐसा प्राणी है जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। देखिए अनुपात की बात हो रही है यहाँ पे, उसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है चींटी। लाइक करते रहिएगा, लाइक एंड शेयर करते रहिए। पॉली हाउस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पॉली हाउस जो होता है पॉलीथीन का बना हुआ एक हाउस होता है, एक हाउस होता है जिसे चारों तरफ से पॉलीथीन से कवर कर दिया जाता है, इसे कहते हैं पॉली हाउस, ठीक है। और ये किसके लिए किया जाता है? पौधों को उगाने के लिए, अनाज के भंडारण के लिए, सब्जी के भंडारण के लिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पौधों को उगाने के लिए पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। चीन ने इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है पॉली हाउस का। क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे जो है कंडीशन, जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा मिल जाता है, अपने अनुकूल मिल जाता है, पौधों को उनके अनुकूल बना देता है, ठीक है। तो पॉली हाउस का प्रयोग कर रहे हैं। ऑप्शन ए पौधों को उगाने के लिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? मतलब बारूदी सुरंगें जो विश्व युद्ध के समय बनाई गई थी दुश्मन सेना को उड़ाने के लिए, बारूदी सुरंगें वो आज भी बिछी हुई है, कई कई जगह पे विस्फोट हो जाता है उनसे आज भी। बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए उपयोगी है कौन सा जो है कीट उपयोगी है? मधुमक्खी, बर्र, तितली या पतंगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए, ठीक है, मधुमक्खी उपयोगी है। लाइक करते रहिएगा दोस्तों फटाफट। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिससे वह मादा मैथुन उपरांत नर को मार देती? क्वेश्चन को समझिए, अब इस क्वेश्चन को समझिए, आईएएस प्री का क्वेश्चन है ये दोस्तों। ये है क्या? देखिए होता ये है, संभोग के दौरान, ठीक है, संभोग के दौरान मादा जो है वो नर को मार देती है। मतलब संभोग खत्म हुआ और तुरंत ही मादा पकड़ती है नर को और उसको मार देती है। ऐसा किस जीव के साथ होता है? ड्रैगन फ्लाई, मधुमक्खी, मकड़ी या पिट वाइपर। तो आपको बता दें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। एक मकड़ी है जिसका नाम जो है मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूँ। ब्लैक विडो, ब्लैक विडो मकड़ी है। और वैसे ये मकड़ी की सारी प्रजातियों में पाई जाती है घटना, लेकिन एक ब्लैक विडो मकड़ी में ये काफ़ी जो है फेमस है। होता क्या है, उसमें मादा का जो आकार होता है वो होता है काफ़ी बड़ा और नर का आकार होता है काफ़ी छोटा। और मैथुन उपरांत जैसे ही नर अलग होता है वैसे मादा उसे पकड़ती है, उसे मार के खा लेती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर नर काफ़ी तेज तर्रार है तभी वो अपनी मादा से बचकर निकल पाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। मकड़ी के समय ऐसा होता है, मकड़ी में ये जो है टेंडेंसी पाई जाती है कि वो मादा अपने नर को मार देती है मैथुन उपरांत, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मधुमक्खी की औसत सामान्य गति क्या है? मतलब मधुमक्खी जो है वो किस गति से उड़ती है? तो दोस्तों एक तो होती है गति उसकी तब जब वो भोजन को ढूंढने के लिए अपने छत्ते से जाती है, और दूसरी गति तब होती है जब वो फूल से परागकण लेकर वापस आती है। तो उसका जो औसत निकालते हैं ना हम लोग, औसत निकालने का फार्मूला आपको मालूम ही है, ठीक है। चाल दूरी अगर समान हो तो औसत कैसे निकालते हैं, आप मैथ में पढ़ रहे हैं हमारी क्लासेस में। तो उसमें के दौरान ये औसत गति निकालनी है, और ये कैसे निकाली जाएगी क्या है? तो इसकी जो औसत गति होती है वो 16 किलोमीटर होती है। यानी जब वो जाती है भोजन को ढूंढने तब तो उसकी गति होती है तेज, जब वो भोजन लेके वापस आती है छत्ते में तो हो जाती है गति धीमी, और जब उनका औसत निकालते हैं आने और जाने की गति का तब वो निकल के आता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, और आपको लाइक करते रहना है। उत्तेजक कौन सा है? उत्तेजक, ठीक है, ये सारे नशीले पदार्थ हैं, अल्कोहल भी, मारिजुआना भी, सिगरेट भी, अफीम भी, लेकिन उत्तेजक कौन सा है? अब उत्तेजक समझ लेते हैं यहाँ पे उत्तेजक होता क्या है। उत्तेजक वो पदार्थ होते हैं जो उत्तेजना देते हैं, ठीक है, उत्तेजना देते हैं। तो सिगरेट सिगरेट पीने के बाद आदमी तरोताज़ा महसूस करता है, उसके अंदर एक उत्तेजना आ जाती है। बाकी के जो 3 पदार्थ हैं अल्कोहल, मारिजुआना, अफीम, ये नशीले पदार्थ हैं और ये उत्तेजना नहीं बढ़ाते हैं, ये मनुष्य को और ढीला कर देते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो और ढीला हो जाता है मनुष्य।
नशे में हो जाता है, ढीला हो जाता है, लेकिन सिगरेट में उत्तेजना बढ़ जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 क्या है? ठीक है, जार्विक 7 ऑप्शन देखिए फटाफट सभी लोग। अगर आप चुनते हैं ऑप्शन सी कृत्रिम हृदय, तो बिल्कुल सही है। जार्विक एक कृत्रिम हृदय है और इन्हें जार्विक नाम के साइंटिस्ट ने ही बनाया था, तो उन्होंने अपने नाम पर ही इसका नाम रख दिया जार्विक 7, कृत्रिम हृदय जार्विक 7। ठीक है, तो याद रखना आपको, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स साइंस की एक ब्रांच है। इस ब्रांच में हम अध्ययन करते हैं कि बिना मिट्टी के पौधों को कैसे उगाया जाए। बहुत सारे पौधे ऐसे भी होते हैं जो बिना मिट्टी के उगते हैं, केवल पानी में। जैसे आप कहेंगे जैसे, तो जैसे मैं बता दूं, मनी प्लांट बिना बिना मिट्टी के उगाया जा सकता है मनी प्लांट को। और सिंगाड़ा भी आपने देखा होगा, वो भी बिना मिट्टी के उगता है, पानी के तालाबों में। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मृदाहीन पादप संवर्धन, मृदाहीन यानी बिना मृदा के पादप का संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निम्न में से किस जीव समूह को डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति डूब के मर गया, तो उसकी मृत्यु कैसे हुई, ये बात कैसे पता चलेगी? इनमें से किसके द्वारा पता चलेगी? लाइकेन के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, या साइनो विषाणु, या डाइटम द्वारा? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। डाइटम द्वारा ये बात पता चलती है कि डूबने से हुई मतलब जो मृत्यु हुई है वो डूबने से हुई है या नहीं हुई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता? मतलब मानव निर्मित धान्य है, ये खाद्य पदार्थ मानव निर्मित है और प्रकृति में नहीं पाया जाता। ऑप्शन देखिए फटाफट। अगर आप चुनते हैं ऑप्शन सी ट्रिटिकेल, तो ट्रिटिकेल बिल्कुल सही है। ये मानव निर्मित धान्य है, प्रकृति में नहीं पाया जाता। ये इसका उपयोग किया जाता है स्वीडन में। ठीक है, स्वीडन में और स्कॉटलैंड में इसका उपयोग किया जाता है। अब किया क्यों जाता है उसको भी समझ लेते हैं। किया इसलिए जाता है भैया, ये पशुपालक देश है और पशुओं को पालते हैं, पशुओं को खिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ट्रिटिकेल का। मनुष्य इसे नहीं खाता इस धान को, क्यों? क्योंकि इसका स्वाद अच्छा नहीं होता, इससे रोटियां अच्छी नहीं बनती। लेकिन हाँ, पशुओं को तो स्वाद से मतलब नहीं है ना, उनको तो अपना बस कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके उन्हीं पशुपालन के लिए ही बनाया जाता है, पशुओं को खिलाया जाता है। ट्रिटिकेल मानव निर्मित धान है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। IS प्री का क्वेश्चन है भाई लोगों। मानव शरीर का कौन सा भाग ताप को नियंत्रित करता है? आपको बताना है। ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर नियंत्रण कहाँ से होता है? हृदय द्वारा होता है, फेफड़ों द्वारा होता है, यकृत द्वारा होता है, या वक्र द्वारा होता है? ठीक है, आप जानते हैं हमारे फेफड़ों द्वारा हवा ली जाती है, छोड़ी जाती है, और O2 CO2 का सब सारा काम यही फेफड़ों में होता है। यहीं पर टेम्परेचर को अभी नियंत्रण होता है। तो फेफड़ा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। मनुष्य के फेफड़े ही टेम्परेचर का नियंत्रण करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी। मानव कलाई नाड़ी स्पंदन करती है हृदय से तेज, हृदय से मंद, हृदय के बराबर, या हृदय से स्वतंत्र होकर? आप अपनी कलाई में जरा हाथ लगा कर देखिए, एक नाड़ी जो है स्पंदन हो रहा होगा। ठीक है, और वो कैसे हो रहा है? हृदय के बराबर हो रहा है, तेज हो रहा है, हल्का हो रहा है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। वो आपकी हृदय की गति के अनुसार ही होगा। अगर गति तेज है तो भी नाड़ी आपकी तेज स्पंदन करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका स्पंदन हृदय के बराबर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और ये मेंस के क्वेश्चन है, PCS मेंस के। ठीक है, सन 2008 सन 2010 PCS मेंस के क्वेश्चन है। सारे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ इस वीडियो में। आने के चांसेस, रिपीट होने के चांसेस बहुत हैं। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? मतलब हीमोग्लोबिन जो है, जिसके कारण हमारे शरीर का खून लाल होता है, वो जीव द्रव्य में ही मिल जाता है। किसके कारण होता है? किस जीव में होता है? मेढक में, मत्स्य में यानी मछली में, मानव में, केचुए में? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। केचुआ एक ऐसा प्राणी है जिसका जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन मिला होता है और इसके खून का जो है रक्तहीन होता है। इसके खून का कोई ब्लड नहीं होता, कोई कलर नहीं होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। वक्र से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है। यानी वक्र जो आप जानते हैं, ये छलनी का काम करते हैं हमारे शरीर में, मूत्र को छानते हैं, और इनसे कितना मूत्र निकलेगा इस बात का नियंत्रण कौन सा हार्मोन्स करता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए फटाफट। अगर आप चुनते हैं ऑप्शन डी ADH, तो बिल्कुल सही है आप। ADH हार्मोन्स द्वारा वक्र से मूत्र का नियंत्रण होता है। अब ये ADH हार्मोन्स निकलता किसके कारण है? देखिए, पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में होती है, जिसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड। उस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है ADH हार्मोन्स, और ADH हार्मोन्स नियंत्रण करता है मूत्र की मात्रा को।
ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ गए आप। पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करती है एडीएच हार्मोन्स पर, और ये एडीएच हार्मोन्स नियंत्रण करता है मूत्र की मात्रा पर जो वक्र से निस्तारण होती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। इंसुलिन में कौन सी तत्व मौजूद रहता है, कौन सी धातु मौजूद रहती है? ऑप्शन देखिए एक बार, ये क्वेश्चन फिर से करा रहा हूं मैं, ये पिछली वीडियोस में भी कराया था मुझे याद है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जस्ता। जस्ता एक ऐसा पदार्थ है जो इंसुलिन में पाया जाता है। इंसुलिन की कमी से हो जाता है मधुमेह रोग, डायबिटीज। और इंसुलिन निकलता कहाँ से? इंसुलिन निकलता है अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिका बीटा कोशिकाओं से। बीटा कोशिकाएं जो अग्नाशय में पाई जाती हैं उनसे निकलता है इंसुलिन। इसकी कमी से हो जाता है मधुमेह, और इसमें पाया जाता है जस्ता। सारी बातें आपको याद रखनी, सब रिपीट कराता हुआ चल रहा हूँ, कुछ भी भूलेंगे नहीं आप, मेरी गारंटी है। इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? अभी ये फिर से क्वेश्चन आ गया, अभी आपको बताया अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से निकलता है इंसुलिन, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है किस पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, तो डहेलिया की जड़ों से। ऑप्शन बी यहाँ पे समझ लीजिए, डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, चलो। इंसुलिन जो है डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। भिंडी में पीत वर्ण शिरा, देखिए पीत वर्ण शिरा यानी पीली पड़ जाती है भिंडी, एक जो बीमारी होती है किसके कारण होती है? ऑप्शन देख लीजिए फटाफट, ऑप्शन देखिए। अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी सफेद मक्खी से, तो सफेद मक्खी ये फैलाती बीमारी भिंडी में, और होता क्या है कि भिंडी पड़ जाती है पीली और वो हो जाती है खराब। तो ये बीमारी भी सफेद मक्खी से फैलती है। दोस्तों ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आपको आ गया होगा मज़ा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, ऐसी मैं गारंटी ले रहा हूँ, मुझे पूरा भरोसा है। बहुत मेहनत से सारे क्वेश्चन ढूंढे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है हमारा हौसला बनता रहे। और बहुत बहुत आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस चैनल पर बने रहने के लिए, हमें सहयोग देने के लिए। धन्यवाद आप सभी लोगों